तो प्रीवियस क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट करा था और होपफुली आपको सब याद है कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप कुछ तो रिवाइज करके आए ही होंगे। तो कौन कौन बताएगा मुझे बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या था? बायट-सैवर्ट्स लॉ बोलिए। एनीवन? dB is equal to mu naught IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये अगर कोई करंट है, इसका ये छोटा सा dl करंट एलिमेंट है, तो पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये बताने वाला था हमें बायट-सैवर्ट्स लॉ, राइट। फिर हमने देखा दूसरा वाला क्या था कि अगर कोई सर्कुलर लूप है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सर्कुलर लूप के करंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के सेंटर के ऊपर बनेगी। तो कितनी बनेगी सेंटर के ऊपर? म्यू नॉट I अपॉन 2a, है ना। तो सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ लूप, फॉर्मूला बना B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। तीसरा क्या था? तीसरा था एक्सिस ऑफ द, है ना, लूप। तो एक्सिस के ऊपर क्या होगा? B इज इक्वल टू, बोलो, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पढ़ा या और कुछ पढ़ा? एम्पियर्स लॉ ही था। दिस वाज क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। और फिर हमने एप्लीकेशन में पढ़ा ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अगर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर करंट कैरिंग वायर है, पॉइंट P अगर उससे R डिस्टेंस पे रखा है, तो हम क्या बनाते हैं? एम्पेरियन लूप, है ना। इमेजिनरी लूप है वो, क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड है ना, एम्पेरियन लूप। और उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही म्यू नॉट टाइम्स करंट उस लूप में से जा रहा है। ऐसा हम उसको डिफाइन करते हुए इसको हम एक फॉर्मूला बनाते हैं दैट D इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। दिस मच वी हैव डिराइव्ड। ये तो से चलो सीधा फॉर्मूला रिवीजन हो गया, पर ये डेरिवेशंस हमने कल किए अलग अलग तरीके से। आज हम एप्लीकेशन के अगले हिस्से में चलते हैं, एम्पियर्स लॉ को और यूज करते हुए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। पुट अप द हेडिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे, मैं B लिख रहा हूं, B ड्यू टू सोलेनॉइड। चले? सोलेनॉइड ये है क्या? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सोलेनॉइड। वही नहीं समझा तो क्या मतलब, है ना। तो सोलेनॉइड का सिंपल और सादा मीनिंग है कि एक आपने वायर ली या एक कोई पाइप लिया, हॉलो पाइप, हॉलो केसिंग पाइप का, और उसके ऊपर ऐसे वाइंड कर दी हमने वायर, ठीक है। तो मल्टीपल टर्न्स बनेंगे, है ना, और उस टर्न फिर पाइप को हटा दिया तो वायर ऐसे ऐसे बस उसमें वाइंडेड दिखेगी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहां देखिए कि सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखता है, ओके। और इस पे से ऐसे हमने वाइंडिंग कर ली इस तरीके से वायर की। इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है दिस वे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। ऐसे कुछ आपकी ये निकलेंगे, ऐसे,
समझ में आ रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस तरीके से कुछ रहेगी। तो अगर आप अंदर की मैग्नेटिक फील्ड देखते हो तो आपको एक बात और पता चलेगी कि इनसाइड द सोलेनॉइड ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काफ़ी क्राउडेड है। अगर सोलेनॉइड के अंदर देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, बट सोलेनॉइड के बाहर देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड नहीं है, बहुत रेयर है, दूर दूर है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहती है ना, वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस याद है कुछ, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को जो फैलाते थे, जो ले जाते थे, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो अंदर के साइड में बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, एकदम पास पास में आ गए, तो बाहर एकदम दूर दूर है। तो हम पहले ही एक डिक्लेरेशन कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल कंडीशन में जो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी ना, जो वाइंडेड वायर्स है उनमें से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, है ना? अब करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, हे बघा अशा, है ना? तो वो अभी दिखाते वक्त मैंने ऐसे दिखाया। तो इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट सोलेनॉइड के बाहर बहुत ही वीक होती है, इट इज़ वेरी वीक। प्रैक्टिकल कंडीशन में सोलेनॉइड के बाहर रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम जीरो है बोल देंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन में। एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं, वीक होती है, बहुत लो होती है, बिकॉज द लाइन्स आर फार अवे, उनके बीच का डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा है और अंदर बहुत क्राउडेड है। एक जगह पे बहुत सारी लाइनें, छोटी सी जगह में बहुत सारी लाइनें जा रही है। आलं लक्षात? हा फंडा लक्षात आला, सॉलेनॉइड काय असतं लक्षात आलं? तर आता आपण बघूया कि यूजिंग द एम्पियर्स लॉ हाउ टू फाइंड आउट, ये आपका एक्चुअल सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन हुआ। मैं दोबारा एक और सोलेनॉइड ड्रॉ कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन। ये हमने वाइंडिंग कर ली ऐसे, इस तरीके से, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक क्लोज लूप बनाते हैं। एम्पेरियन क्लोज लूप चाहिए हमें, है ना? तो क्लोज लूप बनाया हमने ऐसा वाला, ये वाला क्लोज लूप है। यहां पे लेते हैं ए बी सी डी, ठीक। अब आपको एक बात ध्यान में आएगी कि ये जो BC और DA है, इसके अलावा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह सकती, क्योंकि इट इज पैरेलल टू करंट। करंट के पैरेलल है ना ये साइड्स। देखो, आइडियल साइन थीटा चाहिए, अगर थीटा बिकम्स 0, समझ लेगा, तो आपका BC और DA के अक्रॉस कोई फील्ड नहीं रहती। हम क्या कहते हैं, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से हम ये जानते हैं दैट क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट I, है ना? बट आपका ये क्लोज इंटीग्रल BDL कैसे बनता है? तो क्लोज इंटीग्रेशन है, सबसे पहले आप A से B पर आइए, हम कहेंगे इंटीग्रल A से B, B इंटू DL, चलेगा? देन B से C प्लस इंटीग्रल B से C, B डॉट DL, प्लस अगेन C से D, इंटीग्रल C से लेके D तक B DL, और प्लस इंटीग्रल D से A, और ये होगा B DL। हे कळलं का? हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे हमने लूप को क्लोज किया। क्लोज लूप इंटीग्रेशन चाहिए, क्या है ये? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ओके। क्लोज लाइन इंटीग्रल लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर हर एक लूप में से करंट I जा रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज कैपिटल L and N be the, look what are this, N is total turns, total number of turns, ये कितने हैं? N। तो L क्या होगा आपका? टोटल लेंथ।
मैं एक पैरामीटर क्या बना रहा हूँ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या होगा, तो कैपिटल एन बाय एल क्या होगा आपका, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, तो बोले स्मॉल एन, विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। ये हमारा पुराना फंडा है, 50 बार कर चुके हैं हम ये चीजें, ठीक है। इसको कुछ डिटेलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कितना करंट इसमें से जाएगा, तो आपको मैं बता दूं कि करंट होगा n टाइम्स I, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I। इसमें किसको डाउट है, कल मैंने बताया था ये कि मैग्नेटिक फील्ड में जितनी बार वाइंडिंग होगी हम मानेंगे वहां से उतनी बार करंट जा रहा है। तो n इंटू कैपिटल N इंटू I इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। क्लियर है। अब यहां पे हमने क्लोज लिया। नाउ ये देखो, इंटीग्रल b से c b dl और इंटीग्रल b टू a b dl इज गोइंग टू बी 0। वाई, सिंस हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, साइन थीटा क्या हुआ 0। कर लगा, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन और ये वाले पैरेलल है ना, तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है बस ये AB और CD। एक बात, बट ऑल्सो हम ये भी बात जानते हैं कि ये बाहर वाला जो है इंटीग्रल C टू D B डॉट dl इज ऑल्सो 0, सिंस व्हाट इज द रीजन, आउटसाइड द सोलेनॉइड है ना, B इज 0 या वेरी वीक, आप प्रैक्टिकली 0 बोल सकते हो। B इज प्रैक्टिकली 0, थ्योरेटिकली कुछ वीक फील्ड तो रहते ही हैं, मतलब बाय कॉन्सेप्ट वीकर फील्ड होनी चाहिए, बट एक्चुअल देखा जाए तो कुछ नहीं रहता, एकदम ही कुछ ज्यादा ही वीक रहता है वो, ठीक है। देयरफॉर हम कहेंगे क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl। अब बचा क्या, अकेला बच गया A से लेके B डॉट dl, है ना। आप इस B को B dl cos थीटा ले लो 90, है ना, सब हो जाएगा। B को बाहर ले लो, इंटीग्रल dl A से लेके B, तो इंटीग्रल dl क्या हुआ आपका, लेंथ L, A से लेके B मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L, है ना। ये हुआ आपका क्लोज इंटीग्रल B dl। देयरफॉर यहां पे ये जो इक्वेशन 1 लिया है हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मिलता है कि क्लोज इंटीग्रल B dl इज B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू I। कर लो, तो B क्या होगा आपका, B हो जाएगा म्यू नॉट को ऐसा ही लिखो N बाय L इंटू I, बट N बाय L क्या है आपका, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला आया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट N इंटू L, वेर इन N इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हे कर का, अगर यही हम इसी एक्सप्रेशन को हम कहेंगे B एट एनी वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, एनी वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, अगर सेंटर पे लिया तो वो आपका म्यू नॉट NL हो गया। किसी भी एंड पे लेते हैं, मतलब यहां पर या फिर यहां पर, अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा B एट एंड ऑफ सोलेनॉइड इज 1/2 म्यू नॉट N इंटू L, हाफ हो जाता है, हाफ L नहीं सॉरी I है वो, I म्यू नॉट N I, गेट इट। तो सेंटर पे म्यू नॉट NI और एंड पे हाफ, उसका आधा। ध्यान में क्या रखना है, फॉर्मूले में कहाँ गलती करोगे, तो स्मॉल n जो है वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ना कि टोटल टर्न्स। एक बात सिमिलरली पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी स्मॉल n आता था, वो चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम था, टोटल चार्जेस नहीं लेना है अपने को। तो यहाँ पे गलतियां नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले में किसको क्या नोटेशन दे रहे या जिसको लिखा है वो है क्या एग्जैक्टली, ये आपको बहुत अच्छे से थोरोली पता होना चाहिए, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी।
तो अभी नेक्स्ट होगा सोलेनॉइड के बाद ही एक और फंडा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो ये टोरॉइड क्या है वो भी हम देखेंगे। चलो इसको हटाऊं मिटाऊं। हले का हाँ चालूच आहे अजून, तो काही लोक लिहूनच लिहून राहिले। एसेस राइटिंग कंपटीशन बना के रखा है उसको। डन, नहीं तो ऑनलाइन जाऊन लिहून घ्या। दूसरा ऑप्शन वो भी तो है। नाउ बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ये टोरॉइड क्या फंडा है? तो बस सोलेनॉइड जो ऐसे एक पाइप था जिसके ऊपर अपन ने वाइंड करके रखी थी ना वायर, उस पाइप को मोड़ के ऐसा सर्कल में लगा दो, है ना। तो वो मरने के बाद वो नहीं क्या चढ़ाते फूल गोल वाले, बस वही टोरॉइड है। ठीक है, तो बस वायर वाला है मैग्नेटिक वाला। तो टोरॉइड इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। ये ऐसी दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं और इन दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के ऊपर वायर को हमने वाइंड कर दिया। ठीक है, ऐसे करंट अब इसमें से पास होने लगा है हर एक वाइंडिंग में से। हम यहाँ पे फिर एक बार वही काम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो, और इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस हम बोलते हैं कैपिटल आर है। ओके, हम आर को मानेंगे रेडियस ऑफ टोरॉइड। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या करेंगे, आउटर रिंग का और इनर रिंग का दोनों का रेडियस देंगे। तो कौन सा रेडियस लेना, तो दोनों का एवरेज ले लेना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, दोनों का एवरेज R1 + R2/2। ठीक है, रेडियस ऑफ टोरॉइड n, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल टर्न्स अगर आपके n है तो स्मॉल n हमको क्या मिलेगा, स्मॉल n मिलेगा n/2πr। सरकमफरेंस, लेंथ कितनी होगी सरकमफरेंस ना, तो इसको हम कहते हैं टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका बनेगा स्मॉल n या n/2πr। चलो ठीक है, कैसे निकाले हम इसको, कैसे फाइंड आउट करें, तो वही हमारा पुराना तरीका फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। क्या जानते हैं हम एम्पियर्स लॉ से? हम ये जानते हैं दैट क्लोज इंटीग्रल B.dl इज गोइंग टू बी μ0 टाइम्स कितना करंट है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट I, ni अमाउंट ऑफ टोटल करंट है। आपको इसको इक्वेशन 1 लेकर रख लेना है। फिर आप क्या करोगे, तो इस क्लोज इंटीग्रल BDL के ऊपर ध्यान दोगे। नाउ ये क्लोज इंटीग्रल B.dl, वैसे तो B.dl cos थीटा होगा, फिर से cos थीटा विल बिकम 1। तो इस B को आप बाहर ले लो, इंटीग्रल dl, तो dl का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है भाई, 2πr। टोटल लेंथ कितना है टोरॉइड का, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr। हे कळलं का? देयरफॉर फ्रॉम 1 से हम क्या जानते हैं, दैट b × 2πr इज इक्वल टू μ0 टाइम्स n × I। तो b क्या होगा, μ0 टाइम्स n/2πr × I। n/2πr क्या है, स्मॉल n। तो आपको पता चला कि सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का फॉर्मूला दिखते वक्त एक जैसा ही दिखता है। दिखते वक्त एक जैसा है, क्यों ऐसा बोला, स्मॉल n की उसमें वैल्यू
टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ था, यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू टोटल टर्न्स अपॉन सरकमफरेंस है। इतना अगर फर्क छोड़ दोगे तो टोरॉइड का फॉर्मूला और सोलेनोइड का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है। क्लियर? ये हो गया आपका टोरॉइड का इक्वेशन। देखते हैं now we will see कि टोरॉइड के बाद अब मैं आपको सिलेंडर का एक इक्वेशन बताने जा रहा हूं कि अगर किसी सिलेंडर में से अगर करंट पास हो रहा है तो क्या होगा। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी अलग अलग केसेस है इसमें, और कुछ स्पेशल केस है जो आपको याद रखनी है या थोड़ा सा अच्छे से उसको समझना है। इस स्पेशल केस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे इस साल के नीट में या जेई में, ठीक है। तो देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एक सिलेंडर है जो कि मेटल से बना हुआ है और ये हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है, मेटल से बना हुआ है। तो इस हॉलो सिलेंडर के सरफेस से हम करंट को पास करते हैं। अगर हम हॉलो सिलेंडर के सरफेस से करंट को पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं आउटसाइड द सिलेंडर पॉइंट P बोल देंगे, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर पॉइंट Q बोल देंगे, और इनसाइड द सिलेंडर विल बी R। ठीक, R को मैं इधर से ले लेता हूं। तो ये हमारे डिस्टेंसेस R नहीं लेते यार, इस पॉइंट का नाम एक्स वाई जेड लेते हैं। पॉइंट एक्स वाई एंड दिस पॉइंट इज जेड। दिस रेडियस इज आर एंड दिस मच डिस्टेंस इज स्मॉल आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्ट्रेटेजी यूज करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब ऐसा करते थे तो वी यूज टू यूज गॉसेस लॉ, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एम्पियर्स लॉ। पैरेलल तो वही है उसका, है ना उसका। तो हम कहेंगे एट पॉइंट एक्स, एक्स का क्या मतलब हुआ, दैट दिस आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये सिलेंडर के बाहर है। केस क्या है, बात ध्यान में लो। सिलेंडर, हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर। हॉलो इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि भरीव का कुछ अलग रहेगा सॉलिड का। तो यहां पर B जो है, जो आपका सिलेंडर का फॉर्मूला आता था वही रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, कोई चेंज नहीं। पॉइंट 1। दूसरा एट पॉइंट Y मतलब हम बोलेंगे सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस ऑफ सिलेंडर में हम कहते हैं कि R इज इक्वल टू कैपिटल R। ये कळलं का, है ना। इस केस में आपको बता दूं कि B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस पे है। तीसरा किस्सा क्या है, तीसरा किस्से में हम कहते हैं एट पॉइंट Z, जहां पर ये हम इसको बोलेंगे इनसाइड सिलेंडर के अंदर, मतलब ही R जो है दैट इज स्मॉलर देन कैपिटल R। एक बात समझना, अगर मैं सिलेंडर के अंदर निकालने जाता हूं तो मुझे इतने रेडियस का एक एम्पेरियन लूप बनाना होगा, गेट इट। अगर इतने रेडियस का एम्पेरियन लूप बनाता हूं तो इंटीग्रल VdL इज इक्वल टू म्यू नॉट I है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट एम्पेरियन लूप, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पेरियन लूप, है ना। हम बोलेंगे सिंस R इज लेस देन R, नो करंट इज पासिंग
थ्रू एम्पेरियन लूप। ये इसलिए इतना डिटेल में कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकाला, ये मैं बताना चाह रहा हूं। नो करंट इज पासिंग थ्रू एम्पेरियन लूप, क्योंकि कोई एम्पेरियन लूप से करंट पास नहीं होता, हम कहते हैं देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वो कितनी होगी, 0। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं रहती, एक चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर ले लो या स्फीयर ले लो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती, सिमिलरली इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। ये क्लियर हुआ? अब इसी का एक और पैरेलल वर्जन है, पर आपको ये पहले लिखना होगा, क्योंकि क्या है ना, बोर्ड का बहुत कमी रहती है अभी आजकल, इधर उधर के यूज नहीं कर सकते, तो एक एक स्टेप में ही पढ़ाना पड़ रहा है। हॉलो के बाद अब हम सॉलिड सिलेंडर लेंगे। आपने इस पूरे डिस्कशन में एक और बात नोटिस करी होगी कि ये नॉर्मली B जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ना। अगर मैं इसके बारे में ग्राफ निकालने की कोशिश करूं तो सेंटर से लेके सरफेस R तक, अगर ये डिस्टेंसेस है, दिस इज R एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहां से लेके डक है 0 है, और यहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जब ये डिस्टेंस R पे रहेगा, ठीक है। और R जब बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, मतलब डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन है, लीनियर प्रोपोर्शन है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कम होते चला जाएगा। कळलं का? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट अब हम केस को बदलने वाले हैं। क्या चेंज आने वाला है? मैं कहता हूं कि अब हॉलो के जगह पे हटाऊं इसको, इसमें से ये इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ अगर नोट करना हो तो, कि R पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और R के बाहर फिर वो कम होती चली गई और अंदर तो 0 है, कुछ है ही नहीं। हाँ, ग्राफिकल समझ में आ गया? झालं का? अब जो केस बताने वाला हूं इसको ज्यादा कंसंट्रेशन से देखिए, क्योंकि ये जो बताया तो जनरल था, नॉर्मल था, जो हम ऑलरेडी और वैसे भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अंदर तो भाई 0 ही होगा, जैसे इंटेंसिटी में था। अब हम कहते हैं सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर, हम बोलेंगे यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन across cross section of cylinder। इसका क्या मतलब है ये भी समझाता हूं। ये है आपका सिलेंडर और ये सॉलिड है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पर यूनिट एरिया से जितना करंट जाता है वो कांस्टेंट है। हे कळलं का? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इतने एरिया में, पर यूनिट एरिया में जितना करंट है वो हर जगह सेम है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हो सकता है कि भाई पास में ज्यादा करंट है, फिर दूर जाओगे सेंटर से तो कम कम होते जाएगा, या रिवर्स के पास में कम है फिर दूर जाओगे तो करंट ज्यादा होते जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो सेम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। अब मैं क्या कहता हूं, ये पूरा इसके अंदर से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ सरफेसेस से नहीं, क्योंकि सॉलिड है वो सिलेंडर। फिर से 3 पॉइंट लिए जाएंगे जहां पर ये आपका डिस्टेंस रेडियस R है, हम ये पॉइंट X, Y और तीसरा पॉइंट Z को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, Z थोड़ा स्पेशल है तो क्यों ना उसको रेड में किया जाए। ओके, फिर से अब ये फिर से X क्या है, आउटसाइड, Y क्या है, ऑन सरफेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइड और सरफेस का फॉर्मूला सेम है। मैं बोलता हूं ये फर्स्ट एट X, फॉर्मूला वही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, देयर इज नो
change in the concept. Get it? Okay? दूसरा at y कहाँ पर है? तो उसके सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर. तो जो पुराना फॉर्मूला था वही हुआ, पर अभी जो आपका ये है इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? तो वो होगी, है ना. पिछले बार में क्या था? 0. क्योंकि अब अगर आप एम्पेरियन लूप बनाते भी हो कीपिंग दिस रेडियस, तो भाई इतना सेक्शन का जो सिलेंडर है, इतने क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर बनेगा ना, कहता है का, तो उतने क्रॉस सेक्शन के सिलेंडर से करंट तो जाएगा ना भाऊ. हाँ, तो इस एम्पेरियन लूप ने कुछ करंट को क्लोज किया है, समझे? ठीक है. ये वाले एम्पेरियन लूप के अंदर से इतना करंट, पर टोटल करंट आए जा रहा है क्या? नहीं, आए से कुछ कम करंट उसमें से पास होगा. कैसे निकालोगे? तो करंट डेंसिटी के फंडे से, कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय कितना सरफेस एरिया हमारे पास है. तो हम बोलेंगे इसमें से जो करंट जा रहा है वो करंट हुआ आई डैश. ओके, और जो टोटल करंट पास हो रहा है वो करंट होगा आई. तो हम कहते हैं आई डैश इज करंट डेंसिटी जे इंटू 2 पाई स्मॉल आर स्क्वेअर. करंट डेंसिटी इंटू एरिया. कळलं का? करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन. तो ये भी तो क्रॉस सेक्शन है. करंट डेंसिटी क्या होगा? टोटल करंट अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वेयर. समझ लो भाई. हाँ, अरे कळलं का? नसेल कळत तर विचारा, काही भाग नहीं समझा सर कहां से आया. हाँ, देखो इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना, ये पूरा मेन वाला सिलेंडर, इसमें से कितना करंट जा रहा है बोला? आई. तो आप इसका करंट, ये इसका रेडियस है आर, तो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट सरफेस एरिया क्या निकालोगे? करंट अपॉन एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. दिस इज योर डेंसिटी. तो इसके छोटे से पोर्शन से कितना जा रहा है? तो यह क्या हो जाएगा? आई डैश विल बी जे इंटू इसका एरिया ए डैश, है ना. तो जे क्या है आपका? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया, इसका इतना एरिया क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर. वही पुराना तरीका ही, करंट डेंसिटी वाला ही फंडा तो लगा रहा हूं. एक में कितना? ओके. हाँ, तो इस हिसाब से ये हो गया आपका जे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर. इस पाई और पाई को काट लीजिए. आई डैश जो है आपका, मतलब इसमें से जाने वाला जो करंट है वो है आई डैश. वो कितना होगा? आई इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर और उसका स्क्वायर. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड की होगी देयरफॉर बी एट पॉइंट जेड. अपन ने ये तीसरा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, मतलब एट पॉइंट जेड वाला, इसको बोलेंगे इनसाइड द सिलेंडर वगैरह वगैरह. तो बी जेड क्या होगा आपका? ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट इंटू आई डैश, इजंट इट? 2 पाई आर ही होगा. ये डिस्टेंस अगर आर है, इफ दिस इज आवर डिस्टेंस आर, तो ये 2 पाई आर. ऑलराइट. आई डैश को रिप्लेस करो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई क्या है? आई इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये एक आर और ये एक आर कैंसल्ड. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू आर बाय आर स्क्वायर. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. ये होगा आपका फॉर्मूला. हमने देखा कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आर दिस टाइम. पिछली बार इनवर्स प्रोपोर्शनल था. हाँ, यहाँ पे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. ये एक्चुअल फॉर्मूला हुआ. कळलं की नाही कळलं? नक्की. तो ये इनसाइड द सिलेंडर. देखो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी ऐसा ही था क्वेश्चन. मैंने आपको 3 कैटेगरी, चलो आया ही है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक को इमीडिएट बता देता हूं. अगर आपका ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है,
तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था वो था K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे रहेगा तो K इंटू क्यू बाय उसका रेडियस आर स्क्वायर, और इनसाइड रहेगा तो 0, काहे के लिए, हॉलो के लिए, याद है। पर अगर सॉलिड रहेगा, सॉलिड है तो अंदर का बाहर का सेम, सरफेस का सेम, इनसाइड का कैसे करते थे। अब इसमें दो केसेस आती थी, अगर आपको याद है इसमें दो केसेस आती थी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऍक्च्युली याच्यात दोन कैटेगरी है, हॉलो मेटल स्फीयर, सॉलिड मेटल स्फीयर। अगर होगा क्या होगा, सॉलिड मेटल स्फीयर, तो वो हॉलो की तरह ही काम करता है, तो इनसाइड भी 0 ही होगा अगर कौन है, मेटल स्फीयर है, क्योंकि चार्जेस जो है वो कभी अंदर नहीं रहते, वो सरफेस पे आ जाते हैं। सॉलिड मेटल स्फीयर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज अगेन 0। बट अगर हमने अब मेटल ना लेते हुए नॉन कंडक्टिंग लिया, हाँ, और अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब वो सरफेस पे आ सकते हैं क्या, नहीं, नॉन कंडक्टिंग है, जिधर है उधर अटक गए। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बाहर वाला हिस्सा वैसा ही, सरफेस पे वैसा ही। अब और दो कैटेगरी आती है इसमें, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर अगर चार्जेस है तो दो कैटेगरी, एक है कि चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में सेम डेंसिटी है, तो आप क्या करोगे, यहां का जो रेडियस r था इसके अंदर के चार्जेस निकालोगे, तो Q डैश क्या होगा आपका, Q अपॉन टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नहीं 4/3 चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस मच, चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस मच, दिस वाज Q डैश। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती थी, K इंटू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर। अलग अलग लक्षात हो कि नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो। पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा तो आपको गॉसेस लॉ यूज करना था कि E डॉट एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स फाई। एक्चुअली फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू सरफेस। तो उस केस में फिर आपको E निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एस। तो वो एक अलग पॅटर्न हो गया क्वेश्चन का। तो सरफेसचे फक्त स्फिअरचेच एवढे पॅटर्न होते, याच्यातही सिमिलरच आहे, फक्त आता याच्यात कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग हो ही नहीं सकता, करंट कैसे जाएगा, सिर्फ कंडक्टिंग ही हो सकता है। समझा क्या, काही रिवाइज झालं का याच्यातलं, फ्रेश वाटून राहिलं सगळं, दुसरी है ना सर, नया पड़े जैसा लग रहा। एक्चुअली यही है कि जब रिवीजन होता है ना तभी फंडे पक्के होंगे, जब तक मैं क्योंकि एक और अलग टेंशन है अपने ऊपर, बोर्ड के सिलेबस जो अपने पुराने चॅप्टर थे वो उस टेक्स्ट बुक के हिसाब से और लेने हैं मेरे को डबल से। खूप चेंजेस आलेत बरं, म्हणजे जरी टॉपिक तेच आहे त्याचं एक्सप्लेन करण्याची पद्धत बदलली है, वो तो बताना ही पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें आने वाली है अभी। अभी आपको पूरा अभी तक हमने कौन से फॉर्मूले देखे उसका रिवीजन करा रहा हूं, और वो रिवीजन में अब एडिशनल फॉर्मूले बताऊंगा। तो ध्यान रखना कि ये जो अब मैं लिखूंगा वो सब कुछ लिखना भी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला, बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला क्या था, वही था हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सबको याद है बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ दैट डिफरेंशियल B इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है, ये अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये है आपका डिस्टेंस R, यह है इतना करंट एलिमेंट, और ये है आपका एंगल थीटा, ओके। हाउ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके। दूसरा हम कहते हैं B एट सेंटर ऑफ
रिंग या फिर लूप। बी एट सेंटर ऑफ रिंग या फिर लूप का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाय 2a। याद आया? ओके। अब अगर यहां पे एडिशनल क्या बता रहा हूं वो अच्छे से सुनो। अगर लूप फॉर इनकम्प्लीट लूप क्या होगा? इसका सबसेक्शन, अगर ये वाला फर्स्ट ले लेते हैं तो ये सब फॉर इनकम्प्लीट लूप, मतलब कि सर्कुलर लूप ऐसा इनकम्प्लीट है, इतना ही है, पूरा नहीं है, तो सेंटर पे कितना ये बनेगा, ऐसा मुझे पूछना है। ओके, तो ये ऐसे करंट ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले बता देता हूं, अगर एक रूल अच्छे से समझो, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अगर वो करंट कैरिंग वायर को कॉन्करंट है, कॉन्करंट मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में अगर है, तो इन वायर्स के वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच सकती। इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉन्करंट टू द करंट कैरिंग वायर, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वायर। एक टिप है, ट्रिक है, शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना ये बताने का, ठीक है? तो ट्रिक की तरह इसको ध्यान में रखो। अगर सेम स्ट्रेट वायर के लाइन में कोई पॉइंट है ना, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी उसके ऊपर। कळलं का? लक्षात राहील का कॉन्करेंसी वाला रूल? तो इन दो वायर्स की वजह से कुछ नहीं, ये एंगल है थीटा, अर्धवट लूप है, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू जो कुछ एंगल आपका थीटा है अपॉन 2π। थीटा अपॉन 2π मल्टीप्लाई करना उस फॉर्मूले को काम हो गया। मतलब अगर सेमी सर्कल रहेगा तो ये थीटा की वैल्यू पाई रहेगी, क्वार्टर सर्कल रहेगा तो 3π/2 रहेगी, 3π/4 शायद, है ना? 1/4 सर्कल रहेगा तो π/2 रहेगी। तो थीटा की वैल्यू कितना लूप है उसके ऊपर चेंज होते जाएगी, और बस आपको उस फॉर्म्युले को थीटा अपॉन 2π करना है। कळलं की नाही कळलं? ह्याचं अप्लिकेशन होणार आता उद्याच होणार तुमचे, बर्र खूप सगळे कॉम्बिनेशन्स घेऊया आपण। हा, सेकंड, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड क्या था यहाँ पे? या इसी में तीसरा सर्कुलर लूप के इसमें बी एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के एक्सिस, एक्सियल पॉइंट पे, मतलब अगर ऐसा आपका लूप है तो ये पॉइंट हुआ आपका एक्सियल पॉइंट, तो यहां से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगी? ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस a था, एंड दिस वन इज r। ओके, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो B हो जाएगा आपका म्यू नॉट I इंटू a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक, ये फॉर्मूला भी याद है आपको एक्सियल पॉइंट का। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला सीधा कौन सा देखा था? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ही था ना? एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ है कि अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल कर लूं BDL का, तो कितना म्यू नॉट टाइम्स उसमें से थ्रेड होने वाला करंट मुझे मिलता है। ओके, इसका एप्लीकेशन लक्ष्य द्या, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो पहला एप्लीकेशन क्या है एम्पियर लॉ का? लॉन्ग करंट या इनफाइनाइट, हम बोलेंगे इनफाइनाइट ली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि ये ऐसा इनफाइनाइट वायर है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहां से करंट I पास होता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P यहां पर है, तो हम इतने R इस डिस्टेंस का क्या बना लेते हैं? एम्पेरियन लूप बनाते हैं। और B का फॉर्मूला बनाते हैं हम म्यू नॉट N टाइम्स I अपॉन जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके हिसाब से बना लेते हैं, या सिर्फ I ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जितने भी टर्म्स होंगे वो अपन बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें अब मैं एक और एडिशन बताने जा रहा हूं और अब आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से देखना है। सेकंड, फॉर फाइनाइट वायर, फाइनाइट लेंथ की वायर है, फाइनाइट वायर, वायर का इतना बस टुकड़ा है मेरे पास, इनफाइनाइट नहीं है वो, फाइनाइट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, वही हमारा तरीका कि हम क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप बनाएंगे वगैरह वगैरह। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। B जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, हे कळलं। फाइनाइट का 2 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, I बाय R, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। फर्क ध्यान में आया, इनफाइनाइट लेंथ का 2 पाई, फाइनाइट का 4 पाई, एंड द फॉर्मूला इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड एंड ऑफ द वायर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P और एंड ऑफ द वायर हम इसको A और B ले लेते हैं। एंड ये एक लाइन एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वायर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पॉइंट A को कनेक्ट किया गया। सो दिस एंगल इज फाई 1, एंड दिस एंगल ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका फाई 2। मैं यहां पे लगे तो डिफाइन करता हूं, फाई 1 एंड फाई 2 आर एंगल्स बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड end of wire and perpendicular drawn to wire। कळलं का? हा या ना? पक्का? इसका एप्लीकेशन देखो, अभी हम कैसा बना सकते हैं। एकदम एक शॉर्टकट आइडिया देता हूं। मान के चलो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आप क्या करोगे? साइन 30 साइन 30, 1/2 1/2 कर लोगे, है ना। ये 60 है, ये 30 है, ऐसा भी कर सकते हैं। जो कुछ होगा इसके कॉम्बिनेशंस मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे अब इसके, पर कुछ एक बेसिक आइडिया देखो। मान के चलो की एक वायर इनफाइनाइट आहे, इस तरफ इनफाइनाइट आहे, एक फक्त म्हणजे समजण्यापुरतं सांगतोय, लिहून मी उद्याच देणार आहे ते। एक इनफाइनाइट वायर है एक एंड पे, पर दूसरा एंड उसका फाइनाइट है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां रख दिया। हाँ, तो लाइन ज्वाइनिंग द एंड और परपेंडिकुलर सेम हुआ, तो फाई 1 हुआ आपका 0, सेम ही लाइन है ना वो। और फाई 2 लाइन, ये यहां से आप कभी इस एंड को जोड़ ही नहीं पाओगे, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 90, परपेंडिकुलर और लाइन ज्वाइनिंग। तो फाई 1 होगा 0, फाई 2 होगा 90। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बस ये 0 का 0, म्यू नॉट 4 पाई I बाय R इंटू साइन 90 इज 1। सिर्फ इतना कळलं? नक्की? ये इधर वाला साइड हो गया ना, ये वाला। इतना लिखो ना फटाक से, फिर मेरे को जगह मिल जाती है। झालंय का? तो अब ध्यान दीजिए कि वायर का हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट। अब क्या था? वायर के बाद सोलेनॉइड,
तो इसी में सेकंड या थर्ड आएगा B ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का दो फॉर्मूला है, एक है B एट सेंटर और सेंटर में क्या है म्यू नॉट n इंटू आई, वेयर इन आपको ये मेंशन करना है कि n क्या होगा टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और B एट एंड ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट n इंटू आई, n का फॉर्मूला वही है। फोर्थ टोरॉइड, B ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड का फॉर्मूला B क्या होगा म्यू नॉट n इंटू आई, बट आपको डिफाइन क्या करना है n क्या है टोटल टर्न्स अपॉन सरकमफरेंस। ओके, फिर क्या है फोर्थ हो गया एप्लीकेशन के हिसाब से। अब फिफ्थ एप्लीकेशन क्या था B ड्यू टू सिलेंडर, है ना, हॉलो वाला, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में तीन केसेस फिर से, ए आउटसाइड सिलेंडर क्या होगा B म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा सरफेस B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। C इनसाइड B इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका हॉलो का। फिर क्या बचेगा सिक्स्थ एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन से निकालते हैं हम ये सब। फिर है B ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, फिर से A बोलो आउटसाइड सेम फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, B सरफेस के ऊपर क्या होगा, फिर एक बार सेम फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। बट C इनसाइड अब 0 होगा क्या, नहीं, क्या है फॉर्मूला कोई याद दिलाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू R अपॉन R स्क्वायर। गेट इट, इतने फॉर्मूले हैं। अब हम कल इसके कॉम्बिनेशंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कॉम्बिनेशन। पूरे चैप्टर का जो वो बोलते हैं ना एक है ना हार्ट है वो पढ़ लिया तो ये सब पढ़ लिया। इफ यू लर्न द कॉम्बिनेशंस देन यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल, बस कॉम्बिनेशन ही कॉम्बिनेशन अपने आप ही याद हो जाएगा सब चीजें। सो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके।